नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे राम जी करेंगे बेड़ा पार। लगता है मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में धार्मिक मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी राम के नाम का आसरा लेने रही है। अप्रैल महीने में शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में बड़े आयोजन किए जाएंगे। ओरछा के साथ चित्रकूट में 4 से 10 अप्रैल तक श्री राम लीला उत्सव होगा और पवित्र बेतवा नदी के तट पर 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। वहीं 2 अप्रैल को उज्जैन और नसरुल्लागंज और 4 अप्रैल को माखन नगर के गौरव दिवस के विविध कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे और 275 करोड़ के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। क्यों मध्य प्रदेश में हावी हो रहा धार्मिक एजेंडा? क्या विकास और सुशासन की जगह अगला चुनाव धार्मिक मसलों पर ही लड़ा जाएगा? इससे बीजेपी को कितना फायदा और कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात है, देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और वो ये है कि जहां तक धार्मिक आयोजन की बात है, मुझे लगता है रामनवमी का पर्व, हम अपने सनातन धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, भारत देश की बात करें, तो एक बड़ा पर्व होता है। उस पर जगह जगह आयोजन होते हैं और नवरात्र की क्योंकि शुरुआत भी होनी है, तो ये 9 दिन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रामनवमी का पर्व तो क्योंकि रामलला का जिस तरह से पूरा आयोजन होता है, तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं। अब इसको धार्मिक एजेंडे की बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि इससे पहले भी देखिए आप, दिए जलाए गए थे, बहुत सारे कार्यक्रम किए गए थे। कांग्रेस को एक मौका मिल गया था तमाम बातें करने का कि आप करिए, स्वयं से कर लीजिए, सरकारी खर्चे पर ना करिए, जनता की गाढ़ी कमाई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन से, ठीक है, लोग कनेक्ट होंगे, निश्चित तौर पर लोग कनेक्ट होते हैं, और क्या ये कनेक्शन जो होगा लोगों के साथ या जनता के साथ, ये 2023 की नैया पार कराने में बहुत अच्छा सफल साबित होगा, इसलिए इसको कनेक्ट किया जा सकता है। बहरहाल क्या है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गोविंद मालू जी आपसे ही करना चाहती हूं। जिस तरीके से बड़ा आयोजन है, तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और 5 लाख दिए जलाने की बात भी हो रही है, क्या लगता है कि ये जो जनता से कनेक्शन है, ये इसका पूरा पूरा फायदा 2023 में मिलेगा? गोविंद मालू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूं। योगेश गुप्ता जी, क्या लगता है, एक बड़ा आयोजन, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब इससे पहले भी दिए जलाए गए थे, बहुत सारी बातें थी, हम चर्चा में थे। एक बार फिर से रामनवमी पे भव्य आयोजन की बात हो रही है, किस तरह से ले, कितना फायदा मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को इससे? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपके दर्शकों को नवरात्र उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आदिशक्ति सबको सद्बुद्धि, संपन्नता, वैभव, यश, कीर्ति प्रदान करे, ऐसी माता रानी से प्रार्थना करते हैं। रही बात श्री राम जन्मोत्सव की, तो जैसा कि आपने रिपोर्टिंग में बताया, सनातन धर्म के हिसाब से भारतवर्ष में हर हिंदू ही नहीं, हर वर्ग का आदमी सदियों से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाता आ रहा है। इसमें नया क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो भी आयोजन करती है तो उसमें मध्य प्रदेश शासन के खजाने को चूना लगाने का पूरा प्रबंध करती है। बेहतर हो ये जो भी इवेंट आयोजन करते हैं, ये अपने पार्टी फंड से करे ना। रही बात लोगों की कनेक्टिविटी की, तो भगवान श्री राम आस्था का विषय है। हर हिंदू, हर सनातन धर्मी के हृदय में वास करते हैं और प्रभु श्री राम ही इन लोगों को सद्बुद्धि करे कि ये लोग विकास के एजेंडे को छोड़कर उनके नाम पर कब तक सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अगर आज बात की जाए तो पानी महंगा, बिजली महंगी, दूध महंगा, सब्जियां महंगी, खाने का तेल महंगा, पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगी। कहने का तात्पर्य ये राखी जी, कमर तोड़ महंगाई है, चरम पर है। जिस प्रकार इनका भूत विस्तारक प्रोग्राम था ना, इन्होंने कहा था हम भूत विस्तारक प्रोग्राम के अंतर्गत हर घर में जाएंगे, ये एक भी घर में नहीं जा पाए, मुंह छुपाकर वापस आ गए। क्योंकि वहां जाते तो निश्चित रूप से जनता इस महंगाई के मुद्दे पर इनसे सवाल करती,
कि भाई इतना भारी भरकम टैक्स वसूल रहे हो, आज रसोई का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों की फीस बढ़ाई जा चुकी है, कैसे बच्चों को एजुकेशन देंगे, कैसे गृहस्थी, अगर एक परिवार में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो आज की डेट में महंगाई के हिसाब से जो खर्चा है वो 30 से 35 हजार रुपए महीने है। और अगर एक बाबू सरकारी बाबू है तो उस बेचारे की तनख्वाह इतनी होती है। तो किस प्रकार ये सरकार चला रहे हैं समझ में नहीं आता ना। तो ये अगर अपन भोपाल शहर की बात करें तो जो कोलार पेयजल योजना के अंतर्गत माननीय दिग्विजय सिंह के शासन में जो पाइपलाइन बनी थी उसको 17-18 सालों में ये नहीं बदल पाए। आज की डेट तक 2 बार डेडलाइन निकल गई, पहले मार्च 20 थी, फिर 21 थी, 22 भी चली गई मार्च 22, और वो जगह जगह से फूट जाती है। हर एरिया में, जिस एरिया में भी प्रभावित होती है, 3-3, 4-4 दिन के लिए जनता, आम जनता भोपाल जैसे शहर में त्राहीमाम बच जाता है पानी के लिए। गर्मी का मौसम है, टैंकरों की कालाबाजारी शिवराज शासन में छुपी नहीं है। किस प्रकार टैंकरों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, अपने लोगों को उपकृत करने के लिए अनावश्यक लोड जनता के ऊपर डाला जाता है। अभी नगर निगम ने पानी तो दे नहीं पाते, पानी का बिल बढ़ा दिया 180 से 210 रुपए, और मध्यम वर्ग से ऊपर के ग्रुप के लिए 300 रुपए कर दिया। कचरा भी एक हर मोहल्ले हर घर में से नहीं उठ पाता है, 3 दिन में एक बार गाड़ी आती है, उसका भी रेट इन्होंने 60 रुपए बढ़ा दिया। मतलब कहीं से कहीं तक भी जनता को कोई राहत नहीं है। सब तरफ से लूटते खसोटते हुए केवल धर्म के आधार पर ये जनता से वोट मांगना चाहते हैं। जनता धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और वो हर धर्म उनके अनुसार वो अपनी नियम अनुसार सुबह शाम पूजा पाठ भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वोट धर्म के आधार पर आखिर क्यों? ऐसा इन्होंने 18 साल में क्या कर दिया मध्य प्रदेश की जनता के लिए? देखिए राखी जी, यही सब कारण थे कि 2018 विधानसभा चुनाव में शिवराज जी के नीचे से मध्य प्रदेश की जनता ने कुर्सी सरकार ली थी। 114 सीटें हमारी ऐसे ही नहीं आ गई थी। आदिवासी वोटों पे फोकस कर रहे हैं। 80 में से 59 सीटें आदिवासी वर्ग के लोगों ने कांग्रेस को दी थी। 53 से हम 114 पे पहुंचे थे, काफी बड़ा अंतर था। वोट प्रतिशत भले ही कम था लेकिन सीटों का अंतर काफी ज्यादा था। तो पुनः ये वही चाल चल रहे हैं कि जनता को वही पुरानी योजनाओं के नाम बदलकर भ्रमित करने का प्रयास। मूलभूत सुविधाओं से इनका बुधनी, जो मामा शिवराज जी का क्षेत्र है, वहाँ बुधनी में भी ये लोग ढंग से ना तो गेहूं खरीद कर पा रहे हैं, ना खाद यूरिया बांट पा रहे हैं, और ना ही पेयजल व्यवस्था की सुचारू व्यवस्था कर पा रहे हैं। तो ये शिवराज जी की कार्यशैली है। और जब जब चुनाव आते हैं इसी प्रकार बोरे में नारियल भर के निकल पड़ते हैं, और जहाँ गाड़ी रुकती है वहां एक नारियल फोड़ देते हैं। घोषणा वीर मुख्यमंत्री है, 25-28 हजार घोषणाएं पुराने कार्यकाल में कर चुके हैं, अभी 2 साल में भी 5,000 से ऊपर घोषणाएं कर चुके हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। गोविंद मालू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? गोविंद मालू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल। गोविंद मालू जी, जिस तरीके से रामनवमी पे बड़ा आयोजन सरकार का है, दिए जलाए जाएंगे, कई कार्यों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, सवाल ये है, या कांग्रेस को भी आपने भी सुना होगा, कि क्या विकास और सुशासन की जगह जो अगला चुनाव है मध्य प्रदेश का, वो सिर्फ धार्मिक मसलों पर ही लड़ा जाएगा? देखिए राखी जी, न तो कोई विकास और सुशासन को बंद किया गया है और केवल धार्मिक आयोजन करने का निश्चय किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो कांग्रेस इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है। खुद करे तो पुण्य और बाकी करे तो पाप। इन्होंने रामपथ गमन का एक एजेंडा हाथ में लिया था, महाकाल के लिए बड़ी जोर शोर से घोषणा की थी। हमने विकास के काम बंद करके और ये काम करना हमारी संस्कृति सभ्यता की धरोहरों को और हमारे प्रतिमानों को और हमारे मान बिंदुओं को उनका स्मरण करना क्या गलत है? भारत देश में नहीं होगा तो सनातन संस्कृति का जय जयकार तो क्या पाकिस्तान में या सऊदी अरब में होगा? इन्हें वोट बैंक का चिंता है, इन्हें इसकी चिंता नहीं है कि संस्कृति का रक्षण कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। विकास का काम यदि बंद हो जाता, सुशासन नहीं दिखता, तो जो कह रहे हैं नारियल फोड़ते, वो सर फोड़ देते जब शिवराज जी निकलते ना गांव गांव गली गली। और ये 50-50 हजार से जो उपचुनाव में जीते, 40-50 हजार से ऐतिहासिक जीत हुई, वो नहीं होती। ये इस बात का प्रतीक है और इस बात का प्रमाण है, इस बात की उद्घोषणा करता है वो उपचुनाव के परिणाम,
कि कांग्रेस को 15 महीने के शासन काल में इतनी सद्बुद्धि नहीं आई कि जो पहले का 10 साल का रेजिम था उसकी जो दुश्वारियां हैं उनको वो जनता भुला दी गई होगी और फिर नई दुश्वारियां पैदा करेंगे। भ्रष्टाचार के नए नए अखाड़े इन्होंने यहाँ गंद पेलने के लिए रख दिए। तो ये जो काम कांग्रेस कर रही है ये शिवराज जी ने नहीं किया। शिवराज जी ने जन कल्याण की, सामाजिक सरोकार की भी जिम्मेदारी निभाई, विकास की भी जिम्मेदारी निभाई और गुड गवर्नेंस की भी निभाई। गुड गवर्नेंस देखिए आप कैसे नेस्त नाबूद कर रहे हैं, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, उनको ये गुड गवर्नेंस की निशानी है। किस तरह से अधिकारियों को वो बार बार इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको डिलीवरी में बहुत ही अब प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा और डिलीवरी 100% लोगों तक पहुंचे हमारी विकास की योजनाओं की। फिर दूसरी बात, ये नारियल फोड़ने की बात करते हैं, इनके नेता भी एक ही बात कहते हैं, इन्होंने एक जुमला रट रखा है। और अगर ये काम ही पूरा नहीं हुआ तो उद्घाटन किस बात का करते? वो कांग्रेस के जमाना था जब शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थर लगे होते थे, लेकिन वो पुल पुलिया नहर का पता ही नहीं होता था और पूरी राशि उधरस्त कर ली जाती थी। अब देखिए, अब जनता देख रही है, अपनी आंखों से देख रही है, महसूस कर रही है और इसीलिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रतिसाद मिल रहा है, हमने डबल इंजन की सरकार कही, बाकी जगह भी, और कांग्रेस की क्या हालत हो गई आप देखिए। उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह, उत्तराखंड में क्या हालत हुई, अभी छत्तीसगढ़ में उनकी हालत कितनी विकट है, राजस्थान में क्या हालत है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद ही अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है, संगठन की खुद की रचना नहीं बना पा रही, तो प्रदेश की क्या रचना बनाएगी और क्या वो उदाहरण पेश करेगी? उनको उदाहरण पेश करना था तब वो आइसोलेशन में थी। तो मैं कह रहा हूं कि आपको सही नजरिए से, सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जो विकास और जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो सामाजिक सरोकार की योजनाएं, उसमें विपक्ष का काम यह है कि कहाँ कमी कमजोरी है क्रियान्वयन में, उनकी डिलीवरी में, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर आपको अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ये इतना बड़ा प्रदेश है, 55 जिले, और इसमें इन जिलों में वो योजनाएं, क्योंकि 5 उंगली बराबर की नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी कैसा काम कर रही, इनके अपने कार्यकर्ताओं का ये फीडबैक जनता के लिए भी हितकारी होगा, इनकी सेहत के लिए भी ठीक होगा और सरकार जो काम, जो एजेंडा बनाया है वो 100% लोगों तक पहुंचे। और जीरो टॉलरेंस की जो नीति शिवराज जी ने उद्घोषणा भी की और उस पर काम भी कर रहे हैं, वो भी कारगर सिद्ध होगी। मैं समझता हूं कि विपक्ष की ये जो भूमिका है वो उनको निभानी चाहिए, और विपक्ष यदि अपनी भूमिका नहीं निभाता तो विपक्ष का दर्जा जैसे कांग्रेस से केंद्र में छीना गया, जैसे मध्य प्रदेश में भी अगली बार जनता छीन लेगी। ठीक है, हाँ योगेश जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इन्होंने 2-3 बातें बड़ी प्रमुखता से बोली है। एक तो ये बिना पाकिस्तान का नाम भी इन लोगों की कोई डिबेट कंप्लीट होती नहीं है। प्रदेश स्तर की डिबेट है, उसमें पाकिस्तान को घुसना जरूरी है इनको, तो वो छोड़िए, इनकी आदत में शुमार है। गुड गवर्नेंस की बात करी इन्होंने। देखिए, इनका गुड गवर्नेंस मैं बताता हूँ। लाडली लक्ष्मी विवाह योजना के अंतर्गत पिछले 2 साल में लॉकडाउन के टाइम इनके वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव के साड़ू ने किस प्रकार करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और विवाह की रस्म अदायगी के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और भार्गव साहब के साड़ू भाई। तो कहा गई गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस के नाम पर मंत्री, परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के यहाँ ये व्यापम 3 जो हुआ है, कितनी अच्छी गुड गवर्नेंस है। चलाओ ना वो बुलडोजर। गुड गवर्नेंस के नाम पर इनको नरेंद्र मोदी केंद्र शासित सरकार ने क्या तनख्वाह दिया? एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में आज भी शिवराज सरकार नंबर 1 है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, कुपोषण में नंबर 1 है, किसान आज भी मर रहा है, यूरिया खाद संकट बरकरार है। स्टिल महंगाई पर ये लोग बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे महंगाई पर बात। पहले महंगाई जब हमारी सरकार थी तो डायन हुआ करती थी, शिवराज जी बिजली का बिल लेकर फाड़ दिया करते थे। अभी कुछ दिन पहले मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, शिवराज जी ने घोषणा करी कोविड काल के सारे बिजली के बिल जो थे जिन्होंने जमा कर दिए वो रिफंड होंगे और माफ कर दिए जाएंगे। क्या हुआ साहब? अभी 2 दिन पहले बिजली के रेट बढ़ा दिए आपने।
तो ये घोषणावीर मुख्यमंत्री, इनके बारे में इनके पूर्व वित्त मंत्री विजय जयंत मलैया जी कहा करते थे कि इतनी घोषणाएं करते मध्य प्रदेश शासन का बजट ही कम पड़ता है। तो नारियल लेकर चलने की जो परंपरा है वो गलत नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करी है। वो अलग बात है कि आप लोग दाएं बाएं हो जाते हैं उन मुद्दों से। नल जल योजना, जो इनका मिशन नल जल योजना है, उसमें एक हफ्ते पहले भ्रष्टाचार का क्या खुलासा हुआ था। कहीं 250 करोड़, कहीं 500 करोड़, ये कहाँ जा रही है राशि, किन लोगों के पास जा रही है? 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में, विकास के नाम पर 0 सन्नाटा। आप भोपाल शहर की पाइपलाइन नहीं बदल पाए, दिग्विजय सिंह शासन के जमाने की डली हुई। आपका मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ गया? परिवहन की व्यवस्था कहाँ है? नारी सुरक्षा कहाँ है? लाडली विवाह कन्या योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें अपराधियों को कब आप सजा देंगे? तो ये केवल बातें ही बातें हैं, जुमलेबाजों की सरकार है। इनके पास प्रशासन में कोई पकड़ है नहीं। रही बात उपचुनाव की, 28 उपचुनाव जीतने की, 33 करोड़ रुपए से इन्होंने विधायक खरीदे, भ्रष्टाचार से, उपार्जित धन से, और वोटों को प्रभावित करने के लिए अलग 50-50 करोड़ में एक चुनाव लड़ा गया था। उससे वोटों को प्रभावित किया गया और अपनी पीठ थपथपा रहे। शिवराज जी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, अलोकतांत्रिक तरीके से कुर्सी खींच कर हत्याई है इन्होंने। अच्छा योगेश जी, योगेश जी, जैसे ये एक आयोजन है रामनवमी का, ये सरकार कर रही है, इसे हम धार्मिक एजेंडा कह लें या जनता से इनका कनेक्शन कह लें या इलेक्शन में इनको फायदे की बात करें, कांग्रेस को क्या कोई इससे नुकसान होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखिए, भगवान श्री राम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं तो इनको ये सलाह दूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि आप उनके नाम पर जनता को मूर्ख बनाते हो, उनकी मर्यादाओं के अनुरूप आचरण तो करो। आप ही के लोग महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं, आप ही के भगवा कलर में चोला ओढ़े हुए सर्किट हाउस लेते हैं अपनी मंत्रियों की हैसियत के दम पर, और वहां क्या दुराचार करते हैं। पर ये कहाँ गया आपका गुड गवर्नेंस? बलात्कार आप रोक नहीं पा रहे हो, भू माफियाओं को आप रोक नहीं पा रहे हो, दूध दही सब महंगा है और दारू सस्ती कर दी, नौजवानों को आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, रोजगार के नाम पर आप उनको 10-10 हजार का लोन कहीं किसी को दे रहे हो, किसी को भगा रहे हो, ठेले रखवा रहे हो। ठीक है। तो ये शिवराज जी की गुड गवर्नेंस अगर ऐसी है तो भगवान श्री राम ही बचाएंगे मध्य प्रदेश वासियों को। वैसे प्रदेशवासी इनके जुमलों में फंसने वाले नहीं है। इन्होंने 17 साल का कार्यकाल देखा शिवराज जी का मध्य प्रदेश की जनता ने। कांग्रेस को केवल ज्वलंत मुद्दे लेकर जनता के पास जाना है, जो हम जा रहे हैं जन जागरण अभियान के माध्यम से। निरंतर हमारी जनता तक पहुंच हो रही है। करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा डिजिटल नए सदस्य बने, 3 करोड़ से ज्यादा वैसे सदस्य बनाए गए। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद, उनका वो उत्साहवर्धन हमको मिल रहा है और 2023 में मध्य प्रदेश की जनता अपने हितों की सरकार अवश्य चुनेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, गोविंद मालू जी आयोजनों की बात रखिएगा। मेरा तो यही निवेदन है कि ये आयोजन पार्टी फंड से करें, मध्य प्रदेश शासन के खजाने को चूना लगाना बंद करें। 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। हम प्रदेशवासियों पे 50-50 हजार, 51-51 हजार का कर्जा चढ़ा दिया। 28 हजार करोड़ रुपए प्रति माह मध्य प्रदेश सरकार ब्याज चुका रही है। कुछ तो रहम करो। आप ही के स्वर्गीय बाबूलाल मुख्यमंत्री बोला करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौरजी, कि घर फूक कर दिवाली मनाते हैं शिवराज जी। तो कुछ उन्हीं से समझ लो, सद्बुद्धि ले लो। गोविंद मालू जी। राखी जी, जिस अंधे कुएं में कांग्रेस डूब चुकी है, उनको अंधकार के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। मैं इनको सलाह दूंगा कि अपने कार्यालय की भी और अपने दिमाग की भी पश्चिम की खिड़की बंद कर दें और पूर्व का सूर्योदय देखें। आपके पास यदि इतने सारे मुद्दे जो आप गिना रहे हैं यदि हैं, तो आप जाइए जनता के बीच। हम आपको चुनौती देते हैं। जनता आपका किस तरह आपका मकदम करती है। मेरी बात सुन लीजिए। अब आपका भाषण हो गया ना पूरा, अब मेरी बात सुनिए। आप मैंने आपको पहले चुनौती दी। ठीक है, ठीक है, योगेश जी बोलने दीजिए। एक विकास के काम पर आप उसका विस्तृत विश्लेषण करें, उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करें, लेकिन तथ्य के रूप में जनता के बीच में जाएं। अगर जनता नारियल फोड़ने से खुश हो रही है तो यह आपका दुर्भाग्य है कि नारियल फोड़ने से, नारियल कब फूटेगा? जब काम चालू होगा, जब सरकार चलेगी। और सरकार चलाना आपको आती नहीं है, शिवराज जी को आती है। शिवराज जी सरकार शिवराज जी को केवल मुंह चलाना आता है, सरकार आता है। कमलनाथ जी ने अब आप मेरी बात सुनिए भाई, आपकी बहुत सुन ली हमने।
अब हमारी बात 15 भी सुनिए महीने में कमलनाथ जी ने जो काम किया 15 साल बनाम 15 माह है। भैया सुन लो मेरी बात, एक भी भ्रष्टाचारी को इस सरकार कभी नहीं छोड़ेगी और कभी छोड़ा है। एक दुराचारी को इस सरकार कभी नहीं छोड़ेगी, जेल के शिक्षों में बंद करेगी। ये समझ लेना, कान खोल के आपके लोगों को भी समझा देना कि जो कंट्रोल का क्या हुआ, चिन्नीनंद का उसको बाहर कर दिया, रिपोर्ट करने वाली बच्ची को अंदर कर दिया। और ये जो कालाबाजारी शराब की जो आप लोग करवा रहे थे, कुशवाहा का क्या हुआ भैया मेरी बात, दुराचारी आपके बाहर घूम रहे हैं ना, आपने तो आपको चुनौती दे रहा हूं बाहर घूम रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में नाम लेते हो। इन सब आपका आईएसआई से ग्रुप सक्सेना, को चुप करिए सक्सेना जो आपका आईटी सेल का उपाध्यक्ष ला रही है, उसको क्या आपने? योगेश जी, इनको देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता इंटरप्ट करना, प्लीज घर में भी बाहर भी और दुनिया में। ये जरा सुने तो सही, किसी की बात तो सुने। हमारा तो संकल्प पत्र आंकड़े से ही बात कर रहे हैं भाई मेरे। हम बंगलों पे खर्चे नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के घर बनाने में खर्चा कर रहे हैं। आपने तो अपने बंगलों में खर्चे करना चालू कर दिया। भ्रष्टाचार ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का एक भी उदाहरण शिवराज जी तो बाद में, योगेश जी सबसे बोलने तो पहले दीजिए, शामिल हो जाऊंगा। सुनिए आप सुन लीजिए कान खोलकर। आपने यदि एक भी उदाहरण सिद्ध कर दिया भ्रष्टाचार का इस सरकार के खिलाफ, हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, तो मैं खुद राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो आपके साथ कांग्रेस में शामिल होकर झंडा उठाऊंगा। एक मिनट जवाब ले लो, ये फिजूल की बात करने से, बेसिर पेड़ की बात हमने भ्रष्टाचार का खुलासा होने वाला नहीं है। आपने हमारे प्रवक्ता के मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर करा दी। आपके और आपके नेता कर रहे हैं। अभी जेल जाएंगे तो पता लग जाएगा कितनी बार। अब वो जेल की हवा खाने के कुछ लोग अब जाने वाले हैं जेल, क्योंकि वो व्यापम 1 2 3 4 व्यापम 1 2 3 4 सीएस घोटाला, पौधारोपण घोटाला, ई टेंडर घोटाला, घोटालेबाजों की सरकार। तो घोटाले निकालो बाहर, तो जो निकालते तो आप लोग एफआईआर घोटाला करा है। अरे के मिश्रा जी ने खुलासा किया, स्क्रीनशॉट वायरल किया, आपने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। जो घोटाले उजागर करते हैं उनको आप दबा देते हो, दमन करते हो, भाषण देते रहोगे। मैं कह रहा हूँ पश्चिम की खिड़की बंद कर दो। अरे सारी खिड़कियां खुली है हमारी चारों दिशाएं हैं। हम चारों दिशाओं में खुले मन से स्वच्छ साफ दिल से काम करते हैं। आपके समान ये खिड़की बंद करना और दूसरों के बाथरूमों में झांकना, ये मोदी जी को शोभा देता है। कांग्रेस तो अपना काम जमीन पर करती है। सुन लीजिए जी भाई साहब, और आपके नेता पता ही नहीं लगेगा कहाँ चले जाएंगे। ठीक है, मतलब गुंडागर्दी को उतर आए, गुंडागर्दी नहीं मिलेंगे आप लोग। गुंडागर्दी को उतर आए। अभी तक तो एफआईआर करते थे, अभी तक तो एफआईआर करते थे, अब धमकी भी देने लगे। यदि जनता के दर्द को समझने वाला कोई नेता प्रदेश में है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। जनता को लूटने वाला अगर कोई नेता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। घोटाले करने वाला कोई मध्य प्रदेश में नेता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। नेता नहीं है आपके पूर्व शिक्षा मंत्री। चलिए मुझे ऐसा लगता है कांत शर्मा व्यापम ठीक है, याद है आपको? की बात पूरी हो गई ना, जनता भी नहीं सुन रही है, अभी भी नहीं। अरे जनता तो खूब सुन रही है। देखिए समय की भी सीमाएं, ऐसे नहीं होता, प्लीज इनको रोकिए। मैंने बोला क्या बीच में? अरे आप तो खूब बोल रहे हो, मुझे बोलने दीजिए। नकारात्मक और चरित्र हनन की राजनीति करते हैं और आपके नेता और आपके प्रवक्ता अभी जेल जाएंगे तो पता लग जाएगा सब। हो गई आपकी बात। देखिए राखी जी ने बोला घोटाले उजागर करो, घोटाले उजागर की बात करें। सम्मानित मीडिया भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। वो अलग बात है, कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते। आपको मालूम है के मिश्रा साहब ने अभी स्क्रीनशॉट वायरल किए थे, शिवराज जी का चाहा था, जमानत भी नहीं होगी, झूठे आरोप लगाते हैं वो। बर्खास्त करो आप। देखिए मुझे लगता है हम चर्चा कर रहे हैं कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, अब किसका बेड़ा पार करेंगे, क्या होगा। चलिए समय की सीमाएं मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए चर्चा चल रही थी धार्मिक एजेंडे को लेकर कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा 2023 में। हमेशा जब इस तरह के आयोजन सत्ता पक्ष की तरफ से होते हैं, सरकार के होते हैं, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। आयोजन पर सवाल नहीं है, भक्ति पर सवाल
सवाल नहीं, लेकिन जो आयोजन हो रहा है वो लगता है कि दिखावा है। आप भ्रष्टाचार करेंगे इतने बड़े आयोजन करके, तो ये तमाम चीजें जो आती हैं, सीधी सी बात है, हकीकत क्या है? क्या 2023 को साधना है? क्योंकि निश्चित तौर पर जो जनता है वो आस्था से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, तो कनेक्शन तो होता ही है। खैर, अब जैसा कि बात वही थी कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, किसका होगा ये देखना तो 2023 में हम बिल्कुल देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।